केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों द्वारा विभिन्न प्रदेशों के किसान संगठनों से मुलाकात और चर्चा जारी है। आंदोलनरत किसानों द्वारा भूख हड़ताल की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल के साथ की गई स्थिति की समीक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संदर्भ में विभिन्न उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों से आज से शुरू किया बजट पूर्व परामर्श। आरबीआई ने देश में आरटीजीएस सेवा यानी तत्काल लेन देन की प्रणाली को वर्ष भर 24 घंटे के लिए किया शुरू। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। और केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने नए कानून में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण को श्रमिकों के लिए किया अनिवार्य। अब देश के सभी उद्यमियों को अपने कर्मचारियों का कराना होगा स्वास्थ्य परीक्षण। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। सरकार लगातार किसानों द्वारा जारी गतिरोध को समाप्त करवाने के प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे और ताजा हालात पर चर्चा की। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अनशन पर हैं। सरकार लगातार किसानों से संवाद कर रही है। इससे पहले रविवार को सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर रविवार को मुलाकात की, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बार बार किसानों के साथ मिल बैठकर मुद्दे का हल निकालने के बावजूद किसान मामले में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर यह प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस गतिरोध को खत्म किया जाए और किसानों का आंदोलन समाप्त हो। रविवार को दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तराखंड के किसानों के संगठनों से मुलाकात कर किसानों की आपत्तियों को सुना। किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब भाजपा नेताओं के साथ भी बैठक की। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। किसान आंदोलन में किसानों ने जिन मुद्दों को सरकार के सामने रखा है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसने कोविड महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को काफी सहारा दिया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से किए गए कृषि सुधार कानून किसानों के हित में हैं और सरकार किसी भी समय किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार है। Our produce and procurement have been plentiful and our warehouses are full. There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने और बदलावों को लेकर बरगलाने के आरोप लगा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के बख्तियारपुर से किसानों को कानून के फायदे बतलाए, तो वहीं विरोध की आड़ में अपना हित साधने की कोशिश कर रही देश विरोधी ताकतों से सावधान रहने की भी सलाह दी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित किया। हम कहने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में
भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की थी कि दिल्ली से 100 रुपया आता है, लेकिन एक किसान और एक मजदूर तक पहुंचते पहुंचते वह केवल 10 रुपये रह जाता है। ये 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता है? ये वही चढ़ कर जाते हैं जो आज किसानों की प्रगति और देश की प्रगति पर हो हल्ला करके देश के अंदर गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से लगने वाले सिंधु टिकरी और गाजीपुर सीमा पर किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों ने आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करने की बात कही है और जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को अवरुद्ध करने की घोषणा भी की है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मथुरा जिले के किसानों ने केंद्र सरकार के कृषक उपज व्यापार और कमर्शियल संवर्धन सरलीकरण किसान विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण संरक्षण फसल और कृषि सेवा 2020 का स्वागत किया है। इस किसान बिल से किसान बहुत खुश हैं। किसानों ने मोदी सरकार से मांग की है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दें। किसानों में किसान बिल के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, वो गलत और निराधार है। सरकार विरोधी दल के लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान अपनी खेती में उपज बो रहा है। किसानों को सरासर बदनाम किया जा रहा है। जिले के तहसील छाता के ग्राम भदाबल के निवासी किसान वीरों ने बताया कि नए कृषि कानून बिल सही हैं, हमको समर्थन मूल्य मिलेगा, बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और सरकार से अनुरोध है कि एमएसपी मूल्य निश्चित कर दे। पास किया है वो सही है, जो हमें समर्थन मूल्य मिलेगा, हमें बिचौलियन से हमारा बचाव होगा। पॉलिटिक्स बना रखा है इन लोगों ने। किसान कम है, पार्टियों वाली ज्यादा है। किसान को तो ये इन्होंने एक मोहरा बना रखा है पार्टियों ने। किसान की कोई नहीं सुनता है, ये अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपना मोहरा बना करके किसान के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं पार्टियों वाले। ये किसान के जो ये कृषि संबंधी ये लॉ बनाए सभी बढ़िया हैं। एमएसपी और जो है ये निर्धारित टाइम पर ले जाए, ले भी निर्धारित टाइम पर जो चले जी, टाइम से पहले खरीदारी है जाए किसान की जी। और जो हम सभी जो हैं हम इससे खुश हैं जी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले देते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसके नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट के संबंध में आज से विभिन्न उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श शुरू किया।
ये पहली बार है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर बजट परामर्श वर्चुअली हो रहा है। वित्त मंत्री 1 फरवरी 2021 को मोदी 2.0 का अपना दूसरा बजट पेश कर सकती हैं। इस बीच वित्त मंत्री ने कल सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों ने 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली यानी आरटीजीएस सेवा अब 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बारे में घोषणा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारत आरटीजीएस प्रणाली पूरे वर्ष और 24 घंटे संचालित करने वाले कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इससे पहले आरटीजीएस सेवा दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी। आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से बड़ी राशि का तत्काल लेन देन किया जा सकता है। इससे न्यूनतम 2 लाख रुपए तत्काल भेजे जा सकते हैं, जबकि अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है। वहीं दूसरी ओर एनईएफटी के माध्यम से 2 लाख रुपए तक की राशि का लेन देन किया जा सकता है और इस लेन देन में 2 घंटे का समय लगता है। श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने नए कानून में अब श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण को अनिवार्य कर दिया है। अब देश के सभी उद्यमियों को अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार में आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम श्रम कानूनों में सुधार का किया है। इस बदलाव के बाद श्रमिकों के हित सुरक्षित हुए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे अहम है। इसलिए सरकार ने स्वास्थ्य परीक्षण को अनिवार्य किया है। यह स्वास्थ्य परीक्षण एक निश्चित आयु सीमा के बाद कराना होगा, जिसका पूरा खर्च एम्प्लॉयर को उठाना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम है। अभी तक वेतन महीने की कौन सी तारीख को मिले यह तय नहीं था, पर अब इसकी तिथि भी निर्धारित करने का काम कर दिया। और एक और जो काम किया गया है कि अब एक मैंडेटरी कर दिया गया है कि मजदूर की एक एज के बाद हेल्थ चेकअप होगा और वो हेल्थ चेकअप एम्प्लॉयर के द्वारा करवाया जाएगा। ये एक मैंडेटरी कर दिया है, आवश्यक कर दिया है। और मुझे लगता है कि इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, लोग इसको मान भी रहे हैं कि क्योंकि कभी कभी मज़दूरों को कभी बड़ी समस्याएं बीमारी हो जाती हैं और उसका समझ में नहीं आ पाता है। तो अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि ये कानून प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि ये महीना ख़त्म होते होते ये कानून एक प्रक्रिया में आ जाए, इनको लागू कर दिया जाए। तो उसमें सारे लाभ मज़दूरों को मिलेंगे और हम लगातार श्रमिक नेताओं के संपर्क में भी उनसे बात भी कर रहे हैं कि इसमें कोई सुझाव उनकी समझ में आता है तो बताएं, तो हम कैसे उसको जोड़ा जा सकता है उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। नई दिल्ली के एनएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज इंडियन इंफोटेनमेंट मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 108 देशों की 2855 फिल्मों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान सुरक्षा उपायों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिल्म जगत की मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्तार अब्बास नकवी ने की। एनिमेशन फिल्म में अर्जुन मुखर्जी द्वारा निर्देशित द सेवियर को प्रथम पुरस्कार मिला है। निर्णायक मंडल में सोनू निगम, धीरज कुमार, लैला तैयब जी, डॉक्टर आलोक मेहता समेत कई लोग शामिल थे। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे सिटीजन जर्नलिज्म यानी नागरिक पत्रकारिता करार दिया। कहा यह सूचना क्रांति है। लोग सिटीजन जर्नलिस्ट हो गए, वो खुद ही फिल्म बनाने लगे। लोग मोबाइल इज द इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल के द्वारा शूटिंग करके एडिटिंग करके, क्योंकि उसमें सब है, एडिट शॉप भी है, फोटोशॉप भी है, तो सब करके फिल्म तैयार करके 2-3 मिनट की फिल्म, 5 मिनट की फिल्म लोग ही खुद तैयार करते हैं और हजारों की संख्या में उसका भी प्रचलन होता है। तो ये एक संचार क्रांति है। उसमें इतने फिल्में और ये नवीनतम उपक्रम, देखो मनुष्य की ऊर्जा क्या है। मनुष्य की ऊर्जा ये है कि
संकट के घड़ी में भी नया कुछ सोचना और करना। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 93,88,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 30,695 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर लगभग 95% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर 4-5% रह गई है। अमेरिका में कोरोना का टीकाकरण आज से शुरू होने जा रहा है। अमेरिका में आम लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इससे महामारी के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। टीकाकरण के पहले बैच का लक्ष्य बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग और निवासी हैं। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति सरकार द्वारा मिल गई है, जिसके बाद आज से जनता को टीका मिलना शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन के वितरण की देखरेख कर रहे जनरल गुस्ताव पर्ना ने कहा कि वैक्सीन की 30 लाख डोज की पहली खेप इस सप्ताह के अंत में सभी राज्यों में पहुंचाई जा रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में सरकार देश भर में कोविड-19 की वैक्सीन बांटने की तैयारी कर रही है। ऐसे में देश भर के एयरपोर्ट भी सबसे बड़े और सबसे जरूरी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। ये एयरपोर्ट कोविड-19 की वैक्सीन को लाने वाले टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो को संभालने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोरोना वायरस महामारी के बीच फिर से सामान्य दिनों की ओर वापसी कर रहा है। देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल वस्तुओं के लिए एक वेयर हाउस बनाया था। अब यह एयरपोर्ट एंटी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आने वाले टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो को संभालने की तैयारी कर रहा है। पुणे और हैदराबाद के फार्मा हब से आने वाली ये वैक्सीन देश को कोविड-19 से लड़ाई में मदद देगी। दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर को हैंडल करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में इन्हें कई मिलियन डोज को संभालना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट की खासियत की बात करें तो 2 इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल हैं जो सालाना 1.8 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता रखते हैं। इसे 2.3 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों कार्गो टर्मिनल में टेम्परेचर कंट्रोल सुविधाएं हैं। 200 सेल्सियस तापमान को हैंडल करने के लिए अलग से कूल चैम्बर हैं। दोनों टर्मिनल में टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर को संभालने के लिए पॉइंट दिए गए हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव कार्गो के मूवमेंट्स के लिए कूल डॉली है। वैक्सीन लेकर जाने वाले वाहनों के तेज गति से जाने के लिए अलग गेट है। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला और इकलौता एयरपोर्ट है जिसमें 12 फ्रेटर पार्किंग बे हैं। इसमें एयरपोर्ट से कार्गो के आने जाने के लिए काफी क्षमता है। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया और देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ऐसे में ये सुदूर देशों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट है जहां इंपोर्ट कार्गो की डिलीवरी के लिए QR कोड पर आधारित ई-गेट पास सुविधा दी गई है। ऐसे में पेपर डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो गई है और मानवीय संपर्क कम हुआ है। कोविड-19 की वैक्सीन को हैंडल करने के लिए सबको विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हैदराबाद एयर कार्गो देश के वैक्सीन बनाने वाले क्षेत्रों के बीच स्थित है और वो भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। वहाँ भी टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मा वैक्सीन स्टोरेज और प्रोसेसिंग जोन बनाए गए हैं। हैदराबाद एयर कार्गो फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन शिपमेंट के लिए एंड टू एंड कूल चेन प्रदान करता है। टर्मिनल में भारत का सबसे बड़ा टेम्परेचर कंट्रोल कूल कंटेनर का फ्लीट है। हैदराबाद एयर कार्गो ने हाल ही में कूल डॉली लॉन्च की है जो फार्मा और वैक्सीन शिपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मोबाइल रेफ्रिजरेशन यूनिट है। दोनों एयरपोर्ट महामारी की शुरुआती दिनों में PPE किट, मेडिकल सप्लाई के ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब इन दोनों एयरपोर्ट ने वैक्सीन डोज के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की प्रक्रिया में मानवीय संपर्क कम करने की कोशिश की है। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उन्होंने 75 करोड़ की 88 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन कर मेले का निरीक्षण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ की धरती 1857 की क्रांति की धरती है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गंग नहर पटरी पर कांवड़ मार्ग बनाया जा रहा है, जिसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में सौंपा जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ दिल्ली मेट्रो को जोड़ा जा रहा है। जल्द ही दिल्ली की दूरी 45 मिनट में तय की जाएगी। भाइयों बहनों, 32,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग भारत सरकार के सहयोग से एक नया मेट्रो का विकल्प आरआरटीज के नाम से मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं और ये देश का पहला ऐसा कार्य होने जा रहा है जो इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है। और हम लोग इसको प्रस्ताव भेजे हैं कि यह अगर मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तक भी चल जाए तो ये और अच्छा काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य है और ये गंग नहर भी हरिद्वार के साथ हमारे संपर्क को सीधे जोड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार से हमने इस संबंध में वार्ता की। उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी सहमति दी है। हम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश तक तो हम लोग बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार बनाए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी और मैंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर कांवड़ यात्रियों के लिए हमें हरिद्वार तक भी बनाना पड़ेगा तो भी हम लोग बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का सहयोग लेंगे। जनपद गोरखपुर और वाराणसी में मंडल स्तर पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इस क्रम में गोरखपुर और वाराणसी मंडल में एकीकृत मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु संबंधित प्राधिकरण नोडल एजेंसी नामित किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकरणों के नियमानुसार निस्तारण हेतु मंडल स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय समितियां होंगी। ये मंडलीय कार्यालय पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निर्मित किए जाएंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा आयुक्त गोरखपुर और वाराणसी मंडल को पत्र लिखकर लिए गए निर्णयों से अवगत कराते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन कार्यालयों के निर्माण के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार कर परियोजना क्रियान्वित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न मंडलों में स्थित मंडलायुक्त कार्यालयों पर विभिन्न मंडलीय कार्यालयों से आना जाना समय साध्य और व्यय साध्य है। मंडलीय कार्यालय विभिन्न स्थान पर संचालित होने के कारण इनके मध्य समन्वय भी ठीक से नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत अमेठी नगरपालिका के सैकड़ों गरीब परिवारों को आवास मिले हैं। लोगों ने कहा है कि जब हम लोगों के पास आवास नहीं थे तो हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन जब सरकार ने हम लोगों को घर दिया है तब से सभी समस्या खत्म हो गई है। अब बड़ी आसानी से जिंदगी चल रही है। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि पहले घर न होने से हम लोग बहुत परेशान रहते थे। जब से आवास मिला है तब से अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था कि घर बनवा सकें, लेकिन सरकार ने घर देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकार ने हमें आवास दिया। बहुत सारी दिक्कतें थी। पानी बरसता था तो समझ लो कि छानी छप्पर मतलब कि डाल के छानी छप्पर से अपना कैसा भी गुजर बसर हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। फिलहाल अभी मतलब कि कॉलोनी मिल गई, इससे हमको बहुत बहुत बड़ी राहत हो गई है। कम से कम बच्चों लोग को मतलब कि हम छत के नीचे रख सकते हैं। और इसके पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आदमी मतलब कि जैसे कहता है कि रहने का अगर घर नहीं तो कुछ नहीं, और गरीबता की वजह से घर नहीं बन पा रहा था मतलब। लेकिन ये है कि मतलब कि अब बन गया, कॉलोनी मिल गई, बहुत अच्छा मतलब कि यह है। ये सरकार भी अच्छी है। हमारे पास आवास नहीं था तब एक छप्पर हुआ करता था और बारिश में बहुत टपकता था। हमें खाने पीने में बहुत परेशानी हुआ करती थी और सामान वामान जो होता था सब बारिश में भीग जाते थे। और ठंड में भी बहुत फुहारे चलने की वजह से हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। लेकिन अब आवास मिल गया है, अब किस तरह सुविधाएं मिल रही हैं? आवास जब से मिला हुआ है तब से हमें बहुत अच्छी महसूस हो रही है, अच्छी फीलिंग हो रही है और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। सरकार कैसा काम किया है आवास देकर? आवास देकर हमारे सरकार बहुत अच्छा काम किया है, जो कि हम गरीबों को बहुत अच्छी सहायता मिली है। अरे साहब बहुत दिक्कत थी, पानी चूता था, हमारे रहने का ठिकाना नहीं, खाना बनाते सब तावा में कढ़ाई में पानी हो जाता था साहब।
हाँ ठंडी ठंडी में बहुत दिक्कत थी साहब, बहुत टटिया लगाओ तो पानी भर जाता तब भीज जात रहा सब। अब मिलने से कुछ अरे भाई साहब योगी महाराज दे दे बहुत हमका सका सुकून है भैया, ठीक से शाम के खाई पी के पहुड़ी थे आराम से, उन्हीं के गुन गाई थे भैया। तो कैसा काम किए सरकार आप लोग? बहुत अच्छा काम, हम लोग को गरीब के लिए तो बहुत अच्छा काम किया, केहू चाहे फायदा हुआ चाहे हम लोग को फायदा बहुत है, बहुत फायदा है। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में मऊ जिले में तैनात 2013 बैच के सिपाही संदीप यादव समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक पारिवारिक सदस्य थे। सिपाही संदीप यादव रविवार को अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए परिवार के 4 अन्य लोगों के साथ पट्टी के कुंदनपुर गए थे। वहां से संदीप नगर कोतवाली के खजोहरी स्थित अपने घर वापस जा रहे थे, तभी अचानक बुलेरो अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेरो को काट कर लोगों को निकालना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी, सीओ पट्टी समेत भारी पुलिस बल बचाव कार्य में जुट गया और लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आज एंगेजमेंट हुआ था। किसका? भैया का 2013 के बैच के सिपाही थे। अभी छुट्टी पे आए थे, आज एंगेजमेंट था, कल ड्यूटी पे जाने वाले थे। इनके एक और कोई भाई डेथ हुई है? राजा के लड़के अखिलेश कुमार यादव। कुल कितने लोग मारे गए? 5। थाना पट्टी गांव कुंदनपुर से एक बारात से लौट रहे थे एक परिवार, जिसमें 5 लोग सवार थे बोलेरो में, जिनके क्रमशः नाम संदीप यादव और दूसरा भी संदीप यादव है, राहुल यादव, अखिलेश यादव, पप्पू यादव। मूलतः ये खजूरी थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। रास्ते में थाना कन्हई के पिपरी मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया जांच से पाया गया है कि ये पेड़ से टक्कर हुआ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कोई ब्रेजा गाड़ी भी बीच में आई है, उसकी भी हम जांच करेंगे। और जिसमें 5 की स्थिति उसमें नाजुक थी और हॉस्पिटल आते आते उनकी मृत्यु हो चुकी है, और आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। डीडी न्यूज यूपी पर मंगलवार 15 दिसंबर से नए परिवर्तन और नए अंदाज के साथ प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। आइए देखते हैं ये जानकारी। प्रादेशिक समाचार प्रातः 8 बजे से 8:30 तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 तक, 3 बजे से 3:30 तक प्रसारित किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 तक उर्दू में खबरों का प्रसारण किया जाएगा। 6:30 से 7 बजे तक समसामयिक कार्यक्रम चर्चा में प्रसारित किया जाएगा। साढ़े 7 बजे से 7:30 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक करके भी देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में बदलाव की दर्शकों द्वारा प्रशंसा की उम्मीद है, और दर्शक इस परिवर्तन के बारे में अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल ID ddnewslakhnau@gmail.com पर भी दे सकते हैं। और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी
कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।